नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा तटस्थता की अवधारणा। तटस्थता का अर्थ है उदासीनता और युद्ध में किसी पक्ष की ओर से भाग न लेना। युद्ध से अलग थलग रहना, पृथक रहना ही तटस्थता कहलाती है। यह उस अवस्था का नाम है जिसमें लड़ने वाले दोनों पक्षों से समान और शांति में संबंध बना रहता है। जो राज्य युद्ध में भाग नहीं लेते और उससे पृथक रहते हैं उन्हें तटस्थ राज्य कहा जाता है। तटस्थता का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। तटस्थता से तात्पर्य युद्धकारियों को सक्रिय अथवा निष्क्रिय किसी प्रकार की सहायता न पहुंचाने से है। इन युद्धकारियों से संबंध विच्छेद करने से नहीं है। युद्धकारियों से व्यापार, कूटनीतिक संबंध आदि यथापूर्व बने रह सकते हैं। तटस्थ राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत कुछ अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त होते हैं जो उनके और युद्धकारियों के पारस्परिक संबंध नियमित करते हैं। तटस्थता हम किसे कहते हैं, इसके बारे में कई तरह की परिभाषाएं दी गई। बिंकरशॉक के अनुसार तटस्थ राज्य उन्हीं को कहा जा सकता है जो युद्धमान शक्तियों में से किसी पक्ष की ओर से नहीं लड़ते और जो मैत्री संधि द्वारा किसी पक्ष के साथ बंधे नहीं होते। स्टार्क का मत है कि सामान्य लोकप्रिय अर्थ में तटस्थता किसी राज्य की उस प्रवृत्ति को व्यक्त करती है जिसमें वह युद्धमान पक्षों के साथ न तो लड़ाई करता है और न ही चतुरतापूर्वक कार्यों में भाग लेता है। ओपनहाइम की परिभाषा इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ये कहा, यह दो युद्धरत राज्यों के प्रति तीसरे राज्य द्वारा अपनाई गई निष्पक्षता की ऐसी प्रवृत्ति है जिसे युद्धरत राज्य स्वीकार करते हैं और जो निष्पक्ष राज्यों और युद्धरत पक्षों के मध्य कुछ अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न करती है। तो इस तरह से तटस्थता किसी राज्य की उस स्थिति को कहते हैं जो उसे दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य युद्ध से दूर रखने की होती है। वह युद्धरत राज्यों से निष्पक्षता का व्यवहार करता है और युद्धरत राष्ट्र भी उससे निष्पक्षता का व्यवहार कर उसे कोई हानि नहीं पहुंचाते। इस तटस्थता का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि यदि कोई युद्धरत राष्ट्र तटस्थ राष्ट्र पर आक्रमण कर दे तो वह अपनी सीमा की रक्षा भी ना करे। वास्तव में तटस्थता के रक्षार्थ सक्रिय उपाय भी किया जाना आवश्यक है और कभी कभी सशस्त्र उपायों की भी आवश्यकता हो सकती है। ओपनहाइम ने जैसा कि कहा कि यदि कोई युद्धकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है तो तटस्थ राज्यों के लिए निष्क्रिय रहना आवश्यक नहीं है। अर्थात यदि किसी राज्य की तटस्थता तब तक बनी रहती है जब तक वह स्वयं युद्धरत राष्ट्रों में से किसी पक्ष का साथ नहीं देता और न युद्धरत राष्ट्र पर उस पर आक्रमण करते हैं। यद्यपि व्यवहार में निष्पक्ष होना तटस्थता के लिए आवश्यक है, भावों में निष्पक्षता का होना आवश्यक नहीं है। न केवल समाचार पत्र और जनता वरन सरकार भी किसी एक युद्धकारी के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन कर सकती है। इसके अतिरिक्त तटस्थ राज्य अथवा उसकी जनता द्वारा सैनिक अस्पतालों के लिए डॉक्टरों, औषधियों, मरहम पट्टी का सामान आदि का भेजा जाना अथवा युद्धबंदियों के लिए खाद्य पदार्थ, कपड़े अथवा उपहार भेजा जाना तटस्थता विरोधी कार्य नहीं माने जा सकते, चाहे वह परोपकारी कार्य एक ही पक्षकार के युद्धबंदियों अथवा घायलों के प्रति किए गए हों। तो इस तरह से तटस्थता की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। पहली विशेषता है युद्धकालीन मनोवृत्ति। तटस्थता केवल युद्ध के समय होती है। युद्ध की घोषणा होने पर ही कोई राज्य तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है और युद्ध होने तक यह दृष्टिकोण चलता है। युद्ध समाप्त होते ही तटस्थता का भी अंत हो जाता है। फिर दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं, तटस्थता एक मनोवृत्ति है। तटस्थता एक मानसिक स्थिति है। इसके लिए कानूनी रूप से कोई औपचारिक घोषणा करना अनिवार्य नहीं होता। यदि कोई राज्य युद्ध में शामिल न होने का रुख अपनाए तो वह तटस्थ राज्य बन जाएगा। तटस्थता निष्पक्षता का एक दृष्टिकोण है। एक राज्य अपने निष्पक्ष दृष्टिकोण के कारण तटस्थ कहलाता है।
वह किसी भी युद्धमान पक्ष की ऐसी सहायता नहीं करता जो दूसरे पक्ष के लिए हानिकारक हो, और न ही किसी पक्ष की हानि करता है जो दूसरे के लिए लाभदायक हो। किंतु निष्पक्षता की मनोवृत्ति का यह आशय नहीं है कि तटस्थ देश किसी युद्धमान पक्ष के साथ सहानुभूति नहीं कर सकता। सहानुभूति इतनी मात्रा तक ही होनी चाहिए कि वह निष्पक्षता का अतिक्रमण करने वाले कार्य न करे। इसी तरह से अगली परिभाषा है तटस्थ राज्यों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में। अगली विशेषता, तटस्थता केवल युद्ध के समय रहने वाला एक राज्य का दृष्टिकोण है। यह उस काल के लिए राज्य को कर्तव्य और अधिकार सौंपता है जो सामान्यतः राज्य को प्राप्त नहीं होते। ये अधिकार और कर्तव्य युद्ध प्रारंभ होने पर तथा अन्य राज्यों को इसकी सूचना मिलने पर प्रारंभ होते हैं। युद्धमान राज्यों से संपर्क, तो तटस्थता एक निष्पक्षता पूर्ण दृष्टिकोण है और इसलिए यह युद्धमान राज्यों को निष्क्रिय या सक्रिय रूप से सहयोग देने पर रोक लगाती है। किंतु तटस्थ राज्यों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे युद्धमान राज्यों के साथ अपना समस्त संपर्क तोड़ ले। निष्पक्षता के लिए आवश्यक कुछ प्रतिबंधों के अतिरिक्त तटस्थ राज्य युद्धमान राज्यों के साथ पूर्ववत संबंध रखता है। अब हम बात करेंगे तटस्थता के सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। ग्रोशियस से पूर्व तटस्थता के बारे में यदि हम विचार करें तो यह अधिक पुराना नहीं है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। पश्चिमी जगत में मध्य युग में तटस्थता के विचार का विकास हुआ और सबसे पहले तटस्थता शब्द का आधुनिक अर्थ 14वीं शताब्दी में प्रयोग किया गया। 15वीं शताब्दी के अंत तक समुद्र में तटस्थ अधिकारों से संबंधित निश्चित नियमों का विकास हुआ। 14वीं शताब्दी में कूटनीतिक पत्र व्यवहार में इसका प्रयोग होने लगा। फिर ग्रोशियस के समय तटस्थता की बात करें हम तो इसके बारे में संक्षिप्त रूप से न्यायपूर्ण युद्ध के सिद्धांत का समर्थन किया गया है, जिसके अंतर्गत एक राज्य तटस्थ होने का दावा कर सकता है। ग्रोशियस के समय तक तटस्थता को अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक संस्था माना जाने लगा था। ग्रोशियस ने 2 सामान्य नियमों का उल्लेख किया है। पहला, तटस्थ राज्य कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अन्यायी युद्धमान का पक्ष मजबूत हो, अर्थात न्यायपूर्ण पक्ष की हानि हो। दूसरी बात, जिस युद्ध में न्यायपूर्ण कारण संदिग्ध हो उसमें तटस्थ राज्यों को चाहिए कि दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार करें। 17वीं शताब्दी के व्यवहार में तटस्थता वास्तव में निष्पक्षता का दृष्टिकोण नहीं रखती थी और युद्धमान राज्यों ने तटस्थ राज्यों के प्रदेशों को आदर प्रदान नहीं किया। तो अब हम यदि बात करें 18वीं शताब्दी में तटस्थता की, तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास का महत्वपूर्ण तीव्र गति से इसमें बढ़ा और फलतः तटस्थ समुद्री राज्यों ने इस बात का विरोध किया कि युद्धमान राज्य उनके व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें। हॉलैंड और स्वीडन जैसे तटस्थ समुद्री राज्य युद्धमानों द्वारा शत्रु के बंदरगाह तक जाते हुए अपने पोतों को पकड़ने का विरोध करने लगे। सन 1758 तक 2 सिद्धांत मान्य हो गए। पहला, जो राज्य तटस्थ रहना चाहे उसकी तटस्थता स्वीकार करने के लिए युद्धमान राज्य बाध्य है। दूसरा सिद्धांत, तटस्थ राज्य का स्तर निष्पक्षता के लिए विशेष दायित्व रखता है और इस समय वेटिल एवं बिंकरशॉक जैसे विद्वानों ने तटस्थता के बारे में विचार किया। 19वीं शताब्दी में तटस्थता का स्वरूप पर्याप्त बदल गया और इस समय पूर्ण और अपूर्ण तटस्थता के बीच भेद किया जाने लगा। इस शताब्दी में युद्धमान पक्षों द्वारा तटस्थ प्रदेश को सम्मान देने का कर्तव्य समझा जाने लगा। सशस्त्र तटस्थता की बात करें तो तटस्थता के नियमों की रक्षा के लिए सशस्त्र जलपोतों की व्यवस्था सशस्त्र तटस्थता कहलाता है। 1780 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय रूस ने पहली सशस्त्र तटस्थता की घोषणा की और उसने एक पर्चे द्वारा फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन को 5 नियमों का पालन करने को कहा। ये 5 नियम इस तरह से थे: तटस्थ देशों के जलपोतों को युद्ध करने वाले देशों के बंदरगाहों में व्यापार की अनुमति दी जाए। दूसरी बात, विनिषिद्ध सामग्री के विषय में रूस और ब्रिटेन की 1776 की संधि लागू करनी चाहिए।
और तीसरी बात, परिवेष्टन प्रभावशाली होना चाहिए। और अगला है, अधिग्रहण न्यायालयों में इन नियमों को लागू करना चाहिए। सन 1800 ईस्वी में पुनः रूस ने दूसरी बार सशस्त्र तटस्थता की घोषणा की। 19वीं शताब्दी में तटस्थता के नियमों के विकास में 3 महत्वपूर्ण तत्वों ने भाग लिया। पहला तत्व अमेरिका और फ्रेंच क्रांति के एक पहला तत्व है अमेरिका और फ्रेंच क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों में तटस्थ रहना। दूसरा तत्व स्विट्जरलैंड और बेल्जियम का स्थायी तटस्थीकरण था। इन दोनों राज्यों ने यूरोप के सभी युद्धों में दोनों पक्षों के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दिखाई और अपने देश के साधनों द्वारा किसी भी पक्ष को लाभ नहीं उठाने दिया। इसके परिणाम स्वरूप तटस्थता का नियम शक्तिशाली बना। तीसरा तत्व 1856 की पेरिस की घोषणा थी। इस घोषणा में 2 नियमों पर विशेष रूप से जोर दिया गया। पहला नियम स्वतंत्र जहाज स्वतंत्र माल का था, अर्थात तटस्थ राज्यों के जहाज़ों तथा माल को शत्रु प्रदेश में होने पर भी नहीं पकड़ा जा सकता। दूसरा, परिवेष्टन प्रभावशाली होना चाहिए। हेग अभिसमय और तटस्थता की बात करें तो सन 1907 के द्वितीय हेग सम्मेलन ने 2 अभिसमयों में तटस्थता के नियम बनाए। 5वें अभिसमय में स्थल युद्ध में तटस्थ शक्तियों और व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन था और 13वें अभिसमय में समुद्री युद्ध में इनके अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतिपादन था। इन दोनों अभिसमयों द्वारा निम्न नियम बनाए गए जो इस प्रकार हैं। पहला था, तटस्थ देश का प्रयोग अनतिक्रम्य है। दूसरा, युद्धकारी पक्ष तटस्थ प्रदेश से अपनी सेना या युद्ध सामग्री नहीं ले जा सकते। तीसरा, तटस्थ देश युद्धकारी देशों के घायल और बीमार सैनिकों को अपने प्रदेश में से गुजरने की अनुमति दे सकते हैं। चौथा है, तटस्थ देशों के प्रादेशिक समुद्र में युद्धकारी देशों और शत्रुता के कार्यों में तटस्थता भंग होती है। 5वां है, युद्धकारी देश तटस्थ प्रदेश के अधिग्रहण न्यायालय नहीं बना सकते। तो इस तरह से फिर लंदन की घोषणा के बारे में भी तटस्थता की बात की गई कि 1909 में लंदन में नौसैनिक सम्मेलन हुआ और इसके स्वीकृत समझौतों को लंदन घोषणा में शामिल किया गया, किंतु प्रथम विश्व युद्ध में उसके समझौतों का पालन नहीं किया गया। इसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध और तटस्थता की बात करें तो इसमें प्राय तटस्थता के नियमों का पर्याप्त उल्लंघन हुआ। शुरू में ही बेल्जियम की तटस्थता भंग हुई। अमेरिका ने तटस्थ रहने की घोषणा की, किंतु जर्मन पनडुब्बियों के द्वारा तटस्थ व्यापार को पहुंचाए जाने वाली हानि से परेशान होकर उसने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। राष्ट्रसंघ और तटस्थता के बारे में फेनविक ने यह कहा कि राष्ट्रसंघ की संविदा ने तटस्थता के परंपरागत विधान को समाप्त कर दिया और राष्ट्रसंघ के विधान में तटस्थता का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। तो राष्ट्रसंघ की धारा 16 में भी उल्लेख किया गया कि जो सदस्य राष्ट्र संघ के विधान को भंग कर युद्ध छेड़ता है वह लीग के समस्त सदस्यों के विरुद्ध युद्ध होगा, अतः समस्त सदस्य उसके आर्थिक और व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। इस प्रकार लीग ने किसी भी सदस्य राज्य की तटस्थता को नीति बनाए रखने से वंचित कर दिया। इसी तरह पेरिस पैक्ट और तटस्थता 1928 में केलोग-ब्रियां पैक्ट हुआ। पैक्ट के पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए युद्ध छोड़ने का बहिष्कार किया।